हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, हम सब लोग फाउंडेशन की तैयारी में जुटे हुए हैं। आप में से बहुत सारे लोग आगे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। 2025 की जब मैं बात करता हूं तो यहाँ से 2026 या 2027 के टारगेट जो है आप लोगों के होंगे। आप में से कुछ और भी आगे के टारगेट वाले स्टूडेंट होंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम मान के चलते हैं कि 2026 का यूपीएससी और 2027 का यूपीएससी आप टारगेट कर रहे होंगे। टारगेट करते हैं तो आपके दिमाग में तमाम सारे सब्जेक्ट्स के नाम आते हैं कि हमें ये सब्जेक्ट पढ़ने होंगे यूपीएससी सीएससी क्लियर करने के लिए। तो इन्हीं में से एक सब्जेक्ट है जिसको मैं अक्सर आप लोगों को पेड बैच में प्रोवाइड कराता हूँ, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। वैसे हिस्ट्री का तमाम सारे पोर्शंस हमारी पूरी टीम में डिवाइडेड हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाते हुए नजर आता हूँ। तो अगर मैं चाहूँ कि पूरे हिस्ट्री का सिलेबस इस वीडियो में कवर करूँ तो ये थोड़ा सा लेंदी वीडियो हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस आपको एक बार बता सकूँ, जिससे कि आप जब इनरोलमेंट करवाएं, अपना एडमिशन जब करें, तो आपको पता रहे कि हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं और मैं आपको वो सारी चीज़ें पेड क्लास में पढ़ा रहा हूँगा। तो आइए एक नज़र डालते हैं यूपीएससी में सिलेबस को लेकर के। देखिए, सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम को जानना ये बहुत आवश्यक चीज़ है, ठीक है। पाठ्यक्रम जो है वो विधिवत आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी में, यूपीएससी सीएसई के लिए जो आधुनिक भारत का इतिहास है, आधुनिक भारत का जो इतिहास है, उस इतिहास का संभावित पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम जो है वो क्या होना चाहिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम उस पाठ्यक्रम को यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आधुनिक भारत के लिए कोई एक समय सीमा निश्चित नहीं है कि ये वो समय सीमा है जहां से आधुनिक भारत की शुरुआत मानी जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो हमको यही पॉइंट समझना है कि ऐसा कोई पर्टिकुलर ईयर नहीं है कि यार यहां से आगे का जो समय है वो आधुनिक भारत है और इससे पीछे का जो समय है वो मध्यकालीन है और इससे पीछे का समय जो है वो क्या नाम है आपका, प्राचीन भारत है। लेकिन हाँ, मोटे मोटे तौर पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे यूरोपियंस का इतिहास। आधुनिक समय में यूरोपियंस का इतिहास जब हम पढ़ रहे होते हैं, यानी मध्यकालीन भारत के समय में जब हम यूरोपियन का इतिहास पढ़ते हैं तो उसको हम आधुनिक भारत में ले आते हैं। हालांकि यूरोपियंस तो प्राचीन भारत में भी भारत आए, लेकिन वो फिर प्राचीन भारत का हिस्सा हो जाता है। मध्यकालीन भारत से आगे का जो समय है उसमें जो यूरोपियंस का इतिहास है वो मोटे मोटे तौर पर भारत के आधुनिक भारत के इतिहास में जुड़ता है। फिर मुगल काल जो है, जनरली मैं आपसे पूछूं तो आप बताएंगे कि मुगल काल मध्यकालीन भारत का हिस्सा है, लेकिन मुगल काल जो है वो भी दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक आपका पूर्व मुगल काल, जिसमें खास तौर से बाबर से लेकर के और औरंगजेब तक का जो इतिहास है वो आपको पढ़ने को मिलता है। लेकिन उत्तर मुगल काल जो है, जिसमें यूरोपियंस का इंटरफेयर ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि यूरोपियंस का इंटरफेयर का मतलब यहां पर यह है कि उन्होंने अपनी रुचि जो है भारत में ज्यादा दिखानी शुरू की और ये प्रयास करने शुरू किए कि भारत में जो राजनीतिक और प्रशासनिक स्थितियां हैं उसमें वो प्रवेश कर लाभ कमा सकें, व्यापारिक छूट इत्यादि प्राप्त करें, जिसमें काफी हद तक वो सफल भी रहे। लेकिन इससे पहले का अप्रोच कैसे होता था कि एटलीस्ट उन्हें व्यापार करने ही दिया जाए, उसी के लिए संधि हो। तो वो मध्यकालीन भारत में, जैसे आप जहांगीर के समय से भी देखते हैं, अकबर के समय में पुर्तगालियों के अप्रोचेस देखते हैं, तो वो सब चीजें मध्यकालीन भारत में रखते हैं आप। तो चलिए, खैर, इन्हीं सब सिलेबस को हम लोग डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन में मैं आपको बताऊं कि मेरे हिसाब से, वैसे सबका अलग अलग है, सबके अलग अलग विचार हैं और सभी फैकल्टीज अलग अलग तरीके से आपको पढ़ाते भी हैं, कंप्लीट सब कराते हैं। किसी का कोई टॉपिक पहले हो सकता है, किसी का कोई टॉपिक बाद में हो सकता है। एक इन जनरल क्रम में आपको बता देता हूं, कोई जरूरी नहीं कि इसी क्रम में ही पढ़ा जाए। जैसे मैं सामान्यतः अपने आधुनिक भारत की जो शुरुआत है वो मुगल साम्राज्य के पतन से शुरू करता हूं। कहां से? मुगल साम्राज्य का पतन, यहां से इतिहास जो है वो शुरू होता है। मुगल साम्राज्य के पतन में बहुत सारी चीजें हैं। खास तौर से अगर आप इसमें देखें तो उत्तर मुगल काल के बारे में पढ़ते हैं। यहां आपको यह जानने का एक प्रयास होता है, आपको यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि क्या कारण है कि इतना बड़ा मुगल साम्राज्य डिक्लाइन होना शुरू हो गया। उसके डिक्लाइन होने के रीजंस क्या हो सकते थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अन्य कारण जो है वो क्या हैं, वो सारी चीजें आपको इसमें पढ़ने को मिलती हैं।
और फिर इसी समय में आप देखेंगे कि एक ऐसे समय में भी पहुंचा मुगल साम्राज्य कि पतन में जो है विदेशी आक्रांताओं का भी योगदान आपको देखने को मिलता है। तो कुछ यहां पर इस समय में विदेशी आक्रांता, विदेशी आक्रमणकारी जो हैं, आक्रमण जो है वो आपको पढ़ने को मिलते हैं। जैसे नादिर शाह का आक्रमण है, नादिर शाह हैं, अहमद शाह अब्दाली है, अहमद शाह अब्दाली। तो आप देखेंगे कि फारसी और जो अफगानी आक्रांता हैं वो यहां पर आक्रमण कर रहे हैं और इससे मुगलों को नुकसान होते हुए दिखाई पड़ रहा है। इस टॉपिक में उत्तर मुगल काल के जो शासक हैं, बहादुर शाह प्रथम से लेकर के बहादुर शाह द्वितीय तक का जो शासनकाल है वो पढ़ रहे होते हैं, 1707 से लेकर के 1857 तक पूरा। ड्यूरिंग दिस टाइम, इसी समय आप देखोगे कि मुगल जिस समय पतन हो रहे हैं, ऑब्वियसली एक बड़ा साम्राज्य विघटित हो रहा है और उसी विघटित साम्राज्य से नए नए राज्यों का भी उदय हो रहा है और कुछ स्वतंत्र राज्यों का भी उदय हो रहा है। तो हम यहां देखेंगे नवीन राज्यों का उदय, नवीन राज्यों का उदय, ये आपका अगला टॉपिक होता है। अब इस नवीन राज्यों के उदय में आप दक्कन के राज्य में जैसे हैदराबाद है, कर्नाटक है, मैसूर है, इन सब राज्यों को आप देखते हैं। मराठास का उदय होता है, बंगाल का उदय होता है, आपका जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो रियासतें हैं वो सब पृथक हो रही होती हैं, अवध है, ठीक है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। सिख साम्राज्य जो है वो साम्राज्य के तौर पर सामने आ रहा होता है, जो कि मुगलों के हिस्से में ही कभी आया करता था। उस पूरे क्षेत्र को जो है वो एक स्वतंत्र सिख साम्राज्य के रूप में स्टैब्लिश किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। देन अगला जो टॉपिक होता है उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कि भाई यूरोपियों का भारत में आगमन हुआ। किसका? यूरोपियों का भारत आगमन। हो सकता है कि आपको कभी यहां से पढ़ने की शुरुआत हो सकता है कि आपके पढ़ने की शुरुआत टॉपिक में यूरोपियों का पहले भारत में आगमन हो रहा हो, फिर मुगलों का पतन हो रहा हो, फिर नवीन राज्यों का उदय हो रहा हो। ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, बट ये टॉपिक्स कवर होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यूरोपियों के आगमन में जो आधुनिक समय में यानी कि तकरीबन जो है 15वीं 16वीं शताब्दी से लेकर के आगे 17वीं 18वीं शताब्दी तक जो यूरोपियंस का आगमन का जो क्रम रहा, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे पुर्तगीज़ हैं, डच हैं, अंग्रेज हैं, फ्रांसीसी हैं, डेनिश का बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है, पर थोड़ा बहुत हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं और इनके आपस में भारत में संघर्ष, खासतौर से ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसीज़ का, क्योंकि ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसीज जो हैं ये आपस में लड़ते हैं। तो दक्षिण भारत में कर्नाटक वॉर्स होते हैं, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कर्नाटक वॉर वगैरह हम लोगों को पढ़ने जो है पड़ता है। अब जैसे नवीन राज्यों का उदय है ना, तो इन नवीन राज्यों के उदय में कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनको सेपरेटली हमको पढ़ना पड़ता है, जैसे मराठा, ठीक है, जैसे आप देखेंगे मराठा। तो भाई यहां पर मराठा संघ, तो मराठा संघ के बारे में हम लोगों को पूरा मराठा राज्य और उसके संघ के बारे में पूरा जानना पड़ता है। खास तौर से इसमें अगर आप देखेंगे, एक तो छत्रपति की वंशावली चलती है, छत्रपति वंशावली यानी कि कौन कौन से छत्रपति शासक हुए, और फिर बाद में इंपॉर्टेंस जो है वो पेशवाओं की बढ़ जाती है, तो फिर पेशवा वंशावली भी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। वंशावली ये भी हमको यहाँ पर समझने को मिलता है। तो ये सिलेबस का एक हिस्सा जो है आपके लिए कहीं ना कहीं होना चाहिए। अब देखिए, ये जो इनिशियल 4 टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, इनका सबका टाइम एक ही समय का है। जिस समय मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा है उसी समय नवीन राज्यों का उदय भी हो रहा है, उसी समय यूरोपियंस भी भारत आ रहे हैं, उसी समय मराठा साम्राज्य का भी उदय चल रहा है। और इन सब में अंततः परिणाम ये होता है कि धीरे धीरे करके किसी न किसी प्रकार की राजनीति, कूटनीति चालों के माध्यम से, सैन्य शक्ति की एडवांसनेस का लाभ उठाते हुए या विभिन्न दूसरे आयामों का इस्तेमाल करते हुए, एनी हाउ ब्रिटिशर्स न सिर्फ दूसरी विदेशी यानी कि यूरोपीय शक्तियों के ऊपर विजय हासिल करते हैं, बल्कि देशी भारतीय जो शक्तियां हैं उन पर भी वो विजय हासिल करते हैं, जिसकी वजह से एक कंपनी का शासन यहां पर विस्तारित होना शुरू हो जाता है, जिसको औपनिवेशिक शासन कहते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक औपनिवेशिक शासन से ही रिलेटेड है, तो हो जाता है औपनिवेशिक शासन का विस्तार। जब मैं औपनिवेशिक शासन के विस्तार की बात कर रहा हूं तो ये ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विस्तार की बात हो रही है, ठीक है। चाहे तो आप यहां पर ब्रिटिश आगे लिख सकते हैं कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का जो विस्तार है उस विस्तार के बारे में हमको पढ़ना होता है।
अब देखिए जब ये विस्तार होगा तो ऑब्वियसली ये जो तमाम सारे जो उदित राज्य हैं या फिर मुगल साम्राज्य जो है, इन सब के साथ ब्रिटिशर्स के संघर्ष होंगे। तो इसमें आंग्ल मराठा युद्ध है, आंग्ल सिख युद्ध है, आंग्ल मैसूर युद्ध है, और तमाम सारी देशी रियासतों के साथ में जो इनके युद्ध हैं वो लगातार चलते हैं। फिर इसी में आप देखिए बंगाल की विजय है, सहायक संधि है, राज्य हड़प नीति है, रिंग फेंस पॉलिसी है, ऐसी करके बहुत सारी पॉलिसीज वगैरह हमको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाती हैं। और हमको ये समझ में आता है कि ब्रिटिशर्स ने किस प्रकार से पूरे देश के ऊपर एक ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से शासन जो है वो स्टैब्लिश कर दिया और यहाँ के शासन के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस पर भी ब्रिटिशर्स रुकते नहीं हैं, वो आगे बढ़ेंगे और भारत की जो उनकी औपनिवेशिक राज्य जो स्टैब्लिश किया है उसकी जो बाहरी सीमा है, खास तौर से जो स्थलीय सीमा है जहां से दूसरे राज्यों का आगमन हो सकता है। भारत के साथ में एक प्रमुख बात है कि दक्षिण भारत जो तटीय हिस्सा बनाता है वहां पर बहुत सारे प्रमुख देश नहीं जुड़ते हैं, तो वहां से बहुत बड़ा खतरा अंग्रेजों को भी नहीं है। लेकिन उत्तरी भाग जो है वहां पर अगर आप देखेंगे तो सीमाएं जो है वो बनती हैं, भूमि सीमाएं बनती हैं, वहां से कई सारे देशों का प्रवेश भारत के ऊपर हो सकता है जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के लिए खतरा है, जैसे रशिया है, ठीक है, इन सब इस तरीके के तमाम प्रकार के खतरे हैं। तो इन्हें दूसरे राज्यों के साथ भी संबंध स्थापित करने हैं, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं उनको भी डोमिनेट करना है, उनके ऊपर अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिशमेंट करना है। सो ये पड़ोसी राज्यों के साथ अपना संबंध आगे बढ़ाते हैं। तो अगला टॉपिक यही होगा, पड़ोसी राज्यों के साथ, पड़ोसी राज्यों के साथ ब्रिटिश भारत का संबंध। अब देखिए ये हम लोग ब्रिटिश भारत इसको इसलिए कह दे रहे हैं क्योंकि उस समय तक शासन की बड़ी बागडोर जो है वो औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिशर्स के पास में चली आई है, इसलिए हम लोग इसको ब्रिटिश भारत का नाम दे रहे हैं। वो भारत नहीं है तो भारत ही, लेकिन ब्रिटिश द्वारा रूल्ड है इसलिए, ठीक है। अब इन सब चीजों की वजह से आप देखेंगे नेपाल है, बहुत सारे पड़ोसी राज्य, जैसे कि आप नेपाल की बात कर सकते हैं, ठीक है, आप बर्मा की बात कर सकते हैं, हालांकि अब हम इसे म्यांमार कहते हैं लेकिन बर्मा के रूप में तब लिखा जाएगा, ठीक है। आप जो है तिब्बत की बात कर सकते हैं, आप सिंध की बात कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं अफगानिस्तान की, ठीक है, अफगानिस्तान की बात कर सकते हैं, भूटान की बात कर सकते हैं, ठीक है, इत्यादि। तो इन सब राज्यों के साथ में उनके किस प्रकार के संबंध रहे, कैसे इनके आपस में युद्ध हुए, उन सब चीजों के बारे में आपको इसमें जानकारी पढ़ने को मिलती है, जैसे आंग्ल नेपाल वॉर, एंग्लो बर्मियन वॉर, एंग्लो अफगान वॉर, ये सब चीजें आपको यहां पर पढ़ने को मिलेंगी। ऑब्वियसली ये सब चीजें करके ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे लाभ कमाए होंगे और इसके लिए उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो रिस्पॉन्सिबल रही होंगी। सो हम यहां पर एक बैक टू बैक जो ये चीजें आती हैं इसमें एक छोटा सा पॉज लेते हैं और पॉज लेकर के यहां पर हम एक थोड़ी डिफरेंट टाइप की चीज पढ़ते हैं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है या ब्रिटिश भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसके बारे में हम लोग जान रहे होते हैं। यानी ब्रिटिशर्स का जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, ब्रिटिश भारत की, ब्रिटिश ये टा है, ठा लिख गया है, ब्रिटिश भारत की आर्थिक नीतियां, आर्थिक नीतियां, तो इसमें तमाम प्रकार की पॉलिसीज के बारे में तो हम समझेंगे ही, इकोनॉमिकली किस प्रकार से उन्होंने क्या क्या चीजें हमें दी हैं, कैसे हमें डिस्ट्रॉय किया है इकोनॉमिकली ये भी हम समझेंगे, कैसे उनकी नीतियों ने भारतीय राज्य, भारतीय जो मार्केट है उसको तबाह कर दिया, हथकरघा उद्योग ये सब चीजों को नष्ट कर दिया, कैसे अन्य चीजें उन्होंने जो पश्चिमी देशों की औद्योगिक जो चीजें थी वो भारत में कैसे इंट्रोड्यूस करी। इसके अलावा उनकी जो भू राजस्व नीतियां हैं उनके बारे में क्वेश्चंस अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। और इन सब की वजह से ही भारत को निचोड़ लिया गया, कैसे यहां से भारत को आर्थिक रूप से हीन किया जा रहा है, और ये सब इसलिए किया जा रहा है कि इनका साम्राज्य जो है वो अच्छी तरीके से एस्टैब्लिश हो सके। तो वो सारे आयाम हम लोग यहां पर डिस्कशन कर रहे होंगे और इसकी वजह से भारतीयों को ये समझ में आना शुरू होगा कि यार ये अंग्रेज जो है ना वो हमारे लिए अच्छे इंसान नहीं है, ये हमारा दोहन कर रहे हैं, हमारे को अलग अलग बांटने का प्रयास कर रहे हैं और हमारा आर्थिक सामाजिक शोषण किया जा रहा है। तो अब कई जगहों पर जो लोग इस चीज को समझते चल रहे हैं वो लोग जो है क्या कर रहे हैं कि विद्रोह करना शुरू कर रहे हैं। तो कई प्रकार के हमको विद्रोह देखने को मिलेंगे, ठीक है। औपनिवेशिक शासन के खिलाफ विद्रोह, औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध विद्रोह,
और इस विद्रोह में कुछ विद्रोह 1857 की जो क्रांति हुई है उसके पूर्व के विद्रोह हैं, और कुछ जो हैं 1857 की जो क्रांति है के बाद के विद्रोह हैं। हालांकि पूर्व और बाद से हमें कोई खास लेन देन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कई प्रकार के विद्रोह हैं। जैसे आप इसमें नागरिक विद्रोह पढ़ेंगे, नागरिक विद्रोह हैं कई प्रकार के। आपको इसमें जो है ग्रामीण विद्रोह, हम ये कह सकते हैं कि किसान विद्रोह आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कई प्रकार से आपको जनजातीय जो विद्रोह हैं, जनजातीय विद्रोह हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके के कई प्रकार के विद्रोह जो हैं हमको यहाँ पर पढ़ने होंगे, जो कुछ सफल भी होते हैं और अधिकतर विफल रहते हैं। ठीक है, जैसे चुआर, मुंडा विद्रोह, ऐसे करके बहुत सारे स्थानीय विद्रोह आप तमाम प्रकार के देख रहे होंगे। फिर एक बड़ा विद्रोह आता है जिसको इतिहास में ज्यादा तवज्जो दी जाती है, वो है 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति में क्रांति के होने की वजहें, क्रांति का विस्तार कैसे हुआ और क्रांति के परिणाम क्या हुए, इन 3 खास सेक्शंस में डिवाइड करके हम लोग इसको पढ़ रहे होते हैं। और यहां तक तकरीबन एक पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसमें आपको माइंडसेट हो जाता है कि भाई ब्रिटिशर्स क्यों आए, कैसे आए, क्या किया उन्होंने और उसके परिणाम क्या हुए। ये सब चीजें ओवरऑल यहां पर कवर होती हैं। नाउ अब टाइम आता है कि इसके बाद आगे रिएक्ट कैसे करेगा इंडिया। तो इंडिया को ये समझ में आ जाता है कि यार शस्त्र उठाने से काम तो बनने वाला है नहीं। तमाम प्रकार के जो बुद्धिजीवी वर्ग था, उस बुद्धिजीवी वर्ग ने नया भारत बनाने का प्रयास किया। और इसी से आप देखेंगे कि 19वीं शताब्दी में, 19वीं जो शताब्दी है, पूरी की पूरी शताब्दी शुरुआत से लेकर अंत तक, यहां पर शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आते हैं, सुधार आंदोलन आते हैं। ठीक है, और ये जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट हैं, इसमें कई प्रकार के सुधारक आपको देखने को मिलेंगे, सोशल रिफॉर्मर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसी को 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण काल कहा जाता है। आधुनिक नव भारत का निर्माण जो है वो आपको देखने को मिलता है। और इसमें खास तौर से हमारे समाज में जो बुराइयां थी उसी का फायदा ब्रिटिशर्स उठाते थे और अपना लाभ कमाते थे और हमें बेवकूफ बनाते थे। तो बुद्धिजीवी ने यही सोचा कि यार इसको चेंज करना है, इस पैटर्न को। तो पैटर्न को चेंज करने में उन्होंने क्या किया कि इन बुद्धिजीवियों ने अपने अपने रिलीजियस और अपने अपने समाज में जो रिफॉर्म्स हैं वो लेकर के आए। जैसे आप इसमें देखेंगे हिंदू सुधार आंदोलन, मुस्लिम जो हैं वो भी अपने समाज को सुधारते हैं और धर्म को सुधारते हैं। तमाम प्रकार से आपको सिख सुधार आंदोलन देखने को मिलेंगे, पारसी सुधार आंदोलन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसे करके कई प्रकार के धार्मिक सुधार आंदोलन देखने को मिलेंगे और कई दूसरे भी मिक्सचर भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। बहुत सारे सुधार आंदोलन आपको यहां पर मिलेंगे। अब हमने क्या कर लिया, जब जैसे ही ये सारे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन यहां पर होने शुरू हो गए तो इसकी वजह से लोग रिकनेक्ट हो रहे हैं, जो कि कास्ट से, कास्टिज्म के तौर पर अगर हम देखें तो वो डिवाइडेड हैं, सोसाइटी में डिवाइड हैं, सेक्सुअली डिवाइडेड हैं, मतलब लैंगिक रूप से विभाजन है, स्त्री पुरुष में भेद है, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर तरीके से विभाजन हम लोग के देश में रहता था और हम एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी नहीं बना पाते थे। कोई एक दूसरे से, कोई एक समाज अपने आप को दूसरे समाज से ऊपर मान रहा है तो कनेक्शन कहां से बनेगा। तो इन लोगों ने उन सब समाज को एक पलड़े में लाने का प्रयास किया और सफल भी रहे और इसकी वजह से एक यूनिटी क्रिएट हुई। इस यूनिटी ने एक ये चीज की पहचान करनी शुरू कर दी कि ये जो लैंड है, ये जो जमीन है जिसको हम भारत कह रहे हैं, इसमें ब्रिटिशर्स लाभ कमा रहे हैं दूसरी जगह से आकर के। सो एटलीस्ट हमारा लाभ वहां ना जाए और हम अपने शोषण को अपने आप रोक सकते हैं कि हमारा शोषण ना हो। इसके लिए हमें यूनिटी बनानी होगी। तो छोटा छोटा तौर से अगर हम देखें तो भारत के अंदर राष्ट्रवाद की भावना आनी शुरू हुई और इस भावना ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को भारत से दरकिनार करने के प्रयास करने शुरू किए। तो ये जो प्रयास हैं, इन प्रयासों को हम लोग बोलते हैं भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। तो अब यहां से शुरू होता है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक हो जाता है यूपीएससी के लिए। ये अपने आप में एक टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक में कई सारे सब टॉपिक्स जो हैं इंक्लूडेड हैं। जैसे सबसे पहले तो इसमें भारतीय राष्ट्रीयता का जन्म, भारतीय राष्ट्रीयता जो है उसके जन्म की बात करते हैं आप। ठीक है,
नेशनलिज्म जो है वो कैसे काम करेगा, किस तरीके से आगे बढ़ेगा। और इसी नेशनलिज्म में आप देखेंगे कांग्रेस का उदय, कांग्रेस का जो उदय है। और जब कांग्रेस का उदय पढ़ेंगे तो कांग्रेस के उदय और इसके बीच में एक टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा, क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन। जैसे बंगाल के कुछ राजनीतिक संगठन हैं, ठीक है, मद्रास के कुछ राजनीतिक संगठन हैं, बंबई के कुछ राजनीतिक संगठन हैं। इन सब लोगों ने बाद में पहचाना कि यार हम लोग सब लोग एक ही तरीके का प्रयास कर रहे हैं लेकिन अलग अलग जगहों पर कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रयास किया तो ज्यादा बेहतर होगा। तो फिर राष्ट्रीय आंदोलन होता है और राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हो जाता है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कैसे बनी है, उन सब चीजों के बारे में। फिर इसके जो आयाम है, इसके जो विभाजन है, जैसे कांग्रेस का एक उदारवादी चरण आपको पढ़ने को मिलेगा, उदारवादी चरण। एक आपको जो है उग्र विचारवादी चरण आपको देखने को मिलेगा कांग्रेस का, और एक जो है आपको क्रांतिकारी चरण, क्रांतिकारी चरण जो है वो देखने को मिलेगा। ऐसे करके कांग्रेस जो है वो गरम दल नरम दल जिसको कह सकते हैं, इसको उग्र राष्ट्रवाद भी कई जगहों पर कहते हैं, ये उग्र राष्ट्रवाद है, ये उदारवाद है, नरम दल गरम दल कह लीजिए आप इसको, इसी का विभाजन आपको बीच में देखने को मिलेगा। तो वो सारी चीजें कांग्रेस के अंतर्गत आ जाती हैं। अब इसको अगर आप सब क्लासिफाई करोगे ना तो बहुत सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, फिर यार ये सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारी चीजें आपकी मतलब उदारवादियों ने कैसे जो है मांग रखी, उनकी क्या मांगें पूरी हुई, क्या मांगें पूरी नहीं हुई, वहां से लेकर के 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, जो है स्वदेशी आंदोलन चलता है, बहिष्कार आंदोलन चलता है, मुस्लिम लीग का गठन होता है, ठीक है, सूरत अधिवेशन हो रहा है, ये तमाम सारी चीज़ें, बहुत सारी जो चीज़ें हैं, मौले मिंटो रिफॉर्म है, उसमें दिल्ली दरबार आयोजित हो रहा है, लखनऊ समझौता है उसमें, ठीक है, इस तरीके से सब चीज़ें इसमें जो है वो शामिल हो रही होती हैं, होम रूल मूवमेंट वगैरह सब इसमें शामिल होता है। तो ये सब आता है यहाँ तक। अब इसमें क्रांतिकारी चरण अलग है, उदारवादी और उग्रवादी चरण आपका अलग है, कांग्रेस के अलग अलग शिफ्ट आपको देखने को मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर इसमें कुछ हिस्सा जो है वामपंथियों का देखने को मिलता है, वामपंथी आंदोलन भी आपको देखने को मिलते हैं। वामपंथी आंदोलन के समय में ही साथ में आप जो है वो कुछ ना कुछ श्रमिक आंदोलन जो है वो आप देखने को मिलता है, आपको श्रमिक आंदोलन वो भी आपको देखने को मिलता है। किसान आंदोलन जो है वो आपको पढ़ने को मिलेंगे, किसान आंदोलन वो आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो ये सब इसी के साथ में जुड़ने वाले टॉपिक्स हैं। फिर बीच में अलग से एक एरा शुरू होता है जिसको हम लोग गांधी युग कहते हैं। क्या कहते हैं? गांधी युग। इसको मैं अलग ही लिख दे रहा हूं, ठीक है, गांधी युग। तो गांधी युग एक अलग टॉपिक हो गया एक तरीके से, ठीक है, जो इसी का हिस्सा है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का, लेकिन आप इसको अलग से देख सकते हैं। अब गांधी युग महात्मा गांधी के अब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद भारत में शुरू होता है, जिसमें आप देखेंगे उनके कुछ पहले तो क्षेत्रीय आंदोलन, ठीक है, पहले कुछ क्षेत्रीय आंदोलन आपको देखने को मिलेंगे। अब क्षेत्रीय आंदोलन में वही जैसे चंपारण है, खेड़ा है, अहमदाबाद मिल मूवमेंट है, ये सब मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। फिर राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होते हैं उनके, राष्ट्रीय आंदोलन, और राष्ट्रीय आंदोलनों के अलग अलग जो है वो क्या हैं, अलग अलग स्टेप्स हैं। जैसे पहले तो आप देखेंगे कि 1918 से लेकर के 1922 तक वो एक अलग एक्टिविटी दिखाते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 1930 से लेकर के 1942 तक उनकी एक एक्टिविटी अलग रहती है। फिर 1946 में एक एक्टिविटी उनकी एक अलग आती है जो सोशल वर्कर के तौर पर देखने को मिलती है। तो इस तरीके से गांधी युग में अलग अलग, अब इसमें तमाम सारे इवेंट आपको देखने को मिलेंगे, हर प्रकार के इवेंट आपको गांधी जी से रिलेटेड, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है रॉलेट सत्याग्रह है, खिलाफत मूवमेंट का किस तरीके से सहयोग लिया गया है, चौरी चौरा कांड क्या है, बीच में बहुत सारी दूसरी भी चीज़ें होती हैं जैसे गांधी इरविन पैक्ट हैं, ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे पैक्ट, पूना पैक्ट है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती है। नमक आंदोलन आपको देखने को मिलता है, दांडी यात्रा जिसको आप कहते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह आपको देखने को मिलता है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सारे रूप आपको देखने को मिलते हैं। एंड फाइनली 1942 के आसपास आप देखोगे भारत छोड़ो मूवमेंट वगैरह सब इसमें जो है इंक्लूड होता है। तो गांधी युग जो है काफी विशाल, काफी विस्तृत है। इन सब प्रयासों से धीरे धीरे इंडिया जो है वो अपना जो संघर्ष है वो कंटिन्यूशन में रखता है, और उस संघर्ष के परिणाम ये होते हैं कि आफ्टर ऑल औपनिवेशिक शासन को ये समझ में आ जाता है
कि यार अब यहां से निकल लेना ही बहुत उचित है। अब बीच में आपको प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध भी देखने को मिलेगा, बट ऑब्वियसली ये गांधी युग के साथ ही कंप्लीट जो है वो हो जाएगा। इसी में आपको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है, इसके इंडिया के रिस्पेक्ट में जो आयाम है वो आपको देखने को मिलेंगे। विश्व में आप इसको अलग से पढ़ते हो, विश्व इतिहास में इसका टॉपिक अलग है। फिर उसके बाद जब भारत में ये सारी चीजें हो जाती हैं तो भारत अब धीरे धीरे स्वतंत्रता की ओर बढ़ता है। तो जब भारत स्वतंत्रता की ओर बढ़ेगा, भारत स्वतंत्रता की ओर जब बढ़ेगा, तो उस दौरान उसके कुछ और टॉपिक्स होंगे जो इसमें जुड़ेंगे, जो प्रयास हैं, जैसे सी राजगोपालाचारी योजना। ये एक ऐसी योजना है जिसकी वजह से भारत को पृथक होने से जो है वो बचाया गया। वेवल योजना, वेवल योजना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे शिमला सम्मेलन। ये शिमला सम्मेलन है, ध्यान रखना, शिमला सम्मेलन अलग है और शिमला समझौता जो है वो अलग है। तो शिमला सम्मेलन हम लोग यहां पर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। भारत में आम चुनाव, भारत में आम चुनाव होंगे तो वहां पर सरकार किस तरीके से बनेगी उसके बारे में यहां पर डिस्कशन चल रहा होगा, ठीक है। कैबिनेट मिशन के बारे में हम लोग देखेंगे कि कैबिनेट मिशन किस तरीके से बना, किस तरीके से गठित हुआ। इसी दौरान जो है जैसे जो मुस्लिम लीग है वो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस लेकर के आता है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है वो लेकर के आता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे। ऐसे तमाम सारे टॉपिक्स, छोटे छोटे और भी टॉपिक्स बीच में होते हैं, और इन सब से अंततः जो है भारत जो है वो स्वतंत्र होता है। तो भारत का स्वतंत्रता अधिनियम, स्वतंत्रता अधिनियम वो पारित होता है, और उस अधिनियम के बारे में हम लोग यहां पर चीजों को समझ रहे होते हैं। तो ये भारत स्वतंत्रता की ओर वाले टॉपिक्स में है। अब इसके अलावा कुछ चीजें हमको और पढ़ने को मिलती हैं, जैसे कि इस दौरान जो ये ब्रिटिश भारत है, इस ब्रिटिश भारत ने भारत को कुछ दिया, लेगेसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है वो हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। तो जैसे भारत में शिक्षा का विकास है ना, भारत में शिक्षा का विकास, भारत में प्रेस का विकास, प्रेस जो है इंडियन प्रेस, इसके डेवलपमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ते हैं, स्थानीय स्वशासन जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। समाचार पत्रिकाओं का विकास इसी प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत हम लोग, मतलब भारतीय प्रेस के अंतर्गत हम लोग पढ़ लेते हैं, और इसमें जो प्रतिबंध इत्यादि हैं वो सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। तो ये कुछ प्रकार की चीजें हैं जो हम लोगों को यहां से अलग में चीजों को पढ़ना पड़ता है। और फिर लास्ट में आता है भारत का संवैधानिक विकास, अंत में आता है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का जो संवैधानिक विकास है वो आपका फिर 1773 से शुरू होगा। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट है वहां से शुरू करते हुए फाइनली हम लोग जो है 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वहां तक चीजों को लेकर के आते हैं। और इसके भी दो ब्रेकअप्स बनते हैं, जैसे 1773 से लेकर के 1853 या 1857 तक का एक डेवलपमेंट है, और फिर 1858 से लेकर के 1935 का एक ब्रेकअप है। तो इसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ रहे होते हैं, और ये है पूरा आधुनिक भारत का एक विस्तारित सिलेबस। अब इस सिलेबस के अंदर कई सारे सब टॉपिक्स हैं जो कि मैंने यहां नहीं लिखे हैं, बट एक मोटे मोटे तौर पर आपको चीजें कवर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी कि क्या क्या चीजें हैं जो अगर हम बैच से जुड़ते हैं तो हमको यहां पर कवर करने के लिए मिलेगा। एंड दिस इज ओनली एंड ओनली अबाउट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। It is definitely separated from ancient Indian history, medieval Indian history and world history and art and culture also. तो उनके सिलेबस अलग अलग हैं, समय समय पर इसके सिलेबस अलग अलग तरीके से हम डिस्कशन भी करेंगे। शायद मैंने कला एवं संस्कृति का सिलेबस ऑलरेडी आपसे डिस्कशन कर लिया है, आप देखोगे वीडियो तो आपको मिल जाएगा। आर्ट एंड कल्चर सिलेबस बाय वीरत दुबे ऐसे सर्च करना, आपको मिल जाएगा। नाउ अगेन कमिंग टू द पॉइंट, फाउंडेशन बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और इस बैच में एनरोल करने के लिए अब आप समय मत गंवाइए, क्योंकि मई का ये इवनिंग बैच है, समय बहुत कम बचा हुआ है। आपको मुझसे अगर जुड़ना है और मैक्स डिस्काउंट प्राप्त करना है तो आप विरद लाइव कोड का ही इस्तेमाल करें और इसी कोड को ही आगे लेकर के चलें। साथ ही साथ इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर मिल जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको
अगर आप इसमें डायमंड बैच लेते हैं, डायमंड बैच अगर आप लेते हैं तो आपको प्रीलिम्स और मेंस का रेजिडेंशियल प्रोग्राम, प्रीलिम्स क्लियर करने पर फीस वापसी मिल जाएगी। मासिक परफॉर्मेंस जो होते हैं, टॉप परफॉर्मेंस जो होते हैं, जो फर्स्ट रैंक लाएंगे उनको 11,000 रुपीज का पुरस्कार राशि भी मिलेगी और आगे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम वगैरह इसमें उपलब्ध रहेगा। हाँ, एक चीज और भी है, इसमें बुक्स वगैरह आपको सब मिलेंगी, ठीक है, बुक्स वगैरह जो है, किताबें वगैरह आपको मिलेंगी। मेंटरशिप जो है वो आपको मिलेगी, कुछ मेंटर्स आपके अलॉट कर दिए जाएंगे और टीचर्स भी आपके एज अ मेंटर इसमें रहेंगे अगर आप डायमंड बैच लेते हो तो, ठीक है। लाइव क्लासेस में आपको मिलेंगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लाइव क्लासेस में निस्संदेह आपको मिल रही होंगी। तो ये तमाम सारी चीजें जो हैं वो आपको फाउंडेशन बैच में कहीं ना कहीं मिलेंगे। ये बैच आपका 5 मई से शुरू होने वाला है, शाम को 6 बजे। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करिए और जुड़ जाइए, और जुड़ने के बाद आप मुझे इसके बारे में, ठीक है, जरूर बताइए। अगर ये जो टॉपिक है इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। अगर आप इसके बारे में कुछ भी चीजें पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, जानना चाहते हैं, तो आप जरूर मुझे लिख भेजिए। एडमिशन करने के बाद आप मुझे विरद लाइव, ये जो मेरा टेलीग्राम है, ये जो मेरा कोड है, इसी नाम से मेरा टेलीग्राम है और इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, ये दोनों चीजें मेरी इसी नाम से हैं। तो आप इसको जो है लेकर के आइए, इसमें हमको बताइए कि सर हमने एनरोल कर लिया है। इसके अलावा जो ये अभी मैंने आपको सिलेबस दिया है, इसका पीडीएफ जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो आप इससे जरूर जाकर के जुड़ जाइए। किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम में कांटेक्ट जो है वो कर सकते हैं। बाकी रेस्ट आप लोगों को बैच में मुलाकात होगी। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।